किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। पौधों की नर्सरी तैयार करना सरल और लाभकारी व्यवसाय। एक्वेरियम में मछली पालन को बना सकते हैं रोजगार का जरिया। किसान भाइयों, सड़क के किनारे आप लोगों ने बहुत सी नर्सरी देखी होंगी, जहां पर रंग बिरंगे फूल और कई फलों के पौधे मिलते हैं। ये एक अच्छा व्यवसाय है और आप इसे अपना कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस व्यवसाय का खासियत है कि इसे कम लागत और कम जगह में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए पौधों के नर्सरी व्यवसाय के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीप्ति सिंह से। व्यावसायिक नर्सरी से हमारा मतलब है कि किसान किस तरीके से उस नर्सरी से फूल पौधे उगाकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। तो यदि हम नर्सरी की बात करें तो नर्सरी वह भूमि का एक छोटा भाग है जिसमें हम कर्तन या बीज द्वारा नवीन पौधे उगाकर, जो कि गुणवत्ता में भी अच्छे हों, उस तरीके के पौधे उगाकर हम बाजार में उन्हें बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। यदि हम समान नर्सरी की बात करें तो इसमें समानता जो फूल पौधे हैं इन्हें भी उगाकर कोई भी किसान 25 से 50 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से अधिक धन कमा सकता है। अब यदि हम सफल व्यवसाय के लिए बात करें तो सफल व्यवसाय के लिए किसान को चाहिए कि नर्सरी का सही चुनाव करें। नर्सरी बाजार के पास होनी चाहिए, अच्छी रोड से जुड़ी होनी चाहिए, उसमें अच्छी सड़क परिवहन के लिए होनी चाहिए, एवं उसमें सही पौधे एवं फूलों का चुनाव करना चाहिए। सिर्फ चुनाव ही नहीं, उन्हें किस तरीके से प्रवर्धित करना है ये भी सही जानकारी होनी चाहिए। नर्सरी या पौधशाला वो स्थान है जहां बीज की बुवाई, पौधों को तैयार करना, तैयार पौधों की देखभाल और उन्हें रोपण के लिए स्थान उपलब्ध कराना होता है। सामान्य तौर पर व्यावसायिक नर्सरी में फल, फूल, सब्जी, औषधीय और वानिकी पौधों को तैयार किया जाता है। अब यदि हम बात करें कि हमें नर्सरी में किस तरीके के बीज या कर्तन लेने चाहिए, तो बीज हमेशा हमें रिलायबल सोर्स से ही लेने हैं, क्योंकि यदि हम रिलायबल सोर्स से बीज या कर्तन नहीं लेंगे तो हम अपने उपभोक्ता को वो रिलायबिलिटी या वो किस्म के बारे में हम सही से जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हमें या तो उद्यान विभाग या फिर हमको कृषि विभाग से ही
ऐसे बीजों का या ऐसे कर्तन या ऐसे प्लांटिंग मटेरियल को लेकर फिर इनको प्रवर्धित करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अक्सर हमें इसकी नर्सरी तैयार करते वक्त उठी हुई क्यारियां, जो कि 2 से 5 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों में ही बीज को डालना चाहिए, क्योंकि अगर क्यारी उठी हुई होगी तभी ये एक्स्ट्रा पानी वहां से ड्रेन हो जाएगा, निकासी उसकी अच्छी रहेगी और पानी का जमाव नहीं होगा। दूसरी चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि जब हम बीज को लाइन से लाइन सोइंग करेंगे तो उसके बाद मिट्टी से ढकने के बाद हल्का सा पुआल से ढक दें, ताकि उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहे, मॉइस्चर मेंटेन रहे और खरपतवार भी नियंत्रित रह सके। 3 से 4 दिनों में हमें उसे चेक करते रहना है कि उनमें अंकुरण हुआ है या नहीं, और जैसे ही अंकुरण हो जाए वैसे ही पुआल को हटा के हमें फव्वारे द्वारा हल्की सिंचाई करना है। गर्मी में ये सिंचाई हमें सुबह शाम एवं सर्दियों में इन्हें 1 दिन 1 छोड़ के करनी चाहिए। जब इनमें 4 पत्तियां आ जाएं तब हमें इन्हें मुख्य खेतों में या फिर पॉट्स में या गमले में रोपित करना होगा। अब यदि हम नर्सरी के बारे में हम बात करें तो नर्सरी की जगह का चयन इस तरीके का होना चाहिए कि वहां पर अच्छी मात्रा में धूप और जल की व्यवस्था हो, एवं नर्सरी में कुछ इस तरीके से हमें अक्सर इस तरीके के प्रोग्राम करते रहना चाहिए या बाहर सड़क पे इस तरीके का बोर्ड लगाना चाहिए जिससे हमारी नर्सरी का एड्रेस लोगों को पता लगे। नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं। लेकिन पॉली एवं ग्रीन हाउस के बनने का प्रारंभिक खर्च ही एक बड़ा अवरोध बन जाता है। इसके लिए आप कृषि विभाग से अनुदान ले सकते हैं। यदि हम अलग अलग तरीके के पौधों की बात करें तो इसमें प्रायः जो पेड़ के पौधे होते हैं या मौसमी पौधे होते हैं, इन्हें हम बीज द्वारा प्रवर्धित करते हैं, एवं ऐसे पौधे जो झाड़ीनुमा होते हैं या शाकीय होते हैं उन्हें हम अधिकतर कर्तन द्वारा प्रवर्धित करते हैं। हम आज बात करें प्रदूषण से जो पौधे हमको बचा सकें, ऐसे पौधों को हमको उपभोक्ता को जानकारी देते हुए उसका एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, एवं पर्यावरण को देखते हुए हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नर्सरी में रखेंगे तो वे अच्छे रहेंगे। दूसरा विकल्प है स्पाइडर प्लांट, जो कि हम अक्सर अपने घर में रखते हैं, या फिर एलोवेरा जो प्रदूषण के साथ साथ हमारे स्किन या और भी चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल है। नीम या पीपल, ऐसे पेड़ जो अब जगह अधिक लेते हैं, इनका जो छोटा रूप है वह बॉन्साई है। ऐसे बॉन्साई को भी हम नर्सरी से लेकर अपने घरों में सुसज्जित कर सकते हैं। गेंदा को हम अक्सर बीज द्वारा प्रवर्धित करते हैं, परंतु यदि बीज में आने में या बीज बनने में कोई दिक्कत है तो इसे कर्तन द्वारा भी हम प्रवर्धित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ये जरूरी है कि बदलते समय की मांग के अनुसार व्यवसायों को अपनाया जाए, तभी अच्छी आमदनी मिलेगी। अगर रंगीन मछलियों के पालन की बात करें तो व्यवसाय आज अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है। अगर आप भी रंगीन मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत, जिला मधुबनी के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार।
मछली एक्वेरियम एक जलीय प्राकृतिक सौंदर्य रूप है। बाजार में विभिन्न आकार और आकृति के एक्वेरियम आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें आयताकार, गोल, वर्गाकार, त्रिकोण आदि काफी प्रचलित हैं। आप सुविधा के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं, साथ ही इनको स्वयं घर पर भी बना सकते हैं। एक्वेरियम तैयार कर अनुकूलित करने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियाँ पाली जाती है। सर्वप्रथम आप जिस साइज का एक्वेरियम रखना चाहते हैं, मैं 3 बाई 2 फुट का एक्वेरियम सजेस्ट करता हूं, जिसमें कि एक आप 3 से 4 मछलियां, छोटी प्रजाति गोल्ड फिश या आप जेब्रा फिश और भी अन्य मछलियां रख सकते हैं जो कि आप अपने में रखना चाहते हैं। रंगीन मछलियों के अनेक प्रजातियां हैं, पर इन्हें एक्वेरियम में एक साथ रखने के पहले जानना आवश्यक है कि ये एक दूसरे को हानि तो नहीं पहुंचाएगी। छोटी आकार की मछलियां रखना एक्वेरियम के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है, जिनमें शिशुजनक मछली जैसे गप्पी, शर्ड, टेल, प्लेटी, मौली आदि और अंडजनक मछली जैसे गौरामी, गोल्डफिश, एंजल, डॉलरफिश, पुंटियस आदि को पाल सकते हैं। आमतौर पर 2 से 5 सेंटीमीटर औसतन आकार की 50 मछलियां प्रति वर्ग मीटर जल में रखना ज्यादा बेहतर माना गया है। एक्वेरियम को खरीदने के बाद उसे सजाने से पहले अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें। इसके बाद साफ बालू की परत बिछा दें और उसके ऊपर छोटे छोटे रंगीन पत्थर की एक परत को बिछा दें। पत्थर बिछाने के बाद थर्मोस्टेट, एरेटर और फिल्टर को लगा दें। एक्वेरियम में जलीय पौधा लगाने से ये और भी आकर्षक लगता है। इसके लिए बाजारों में आजकल तरह तरह के कृत्रिम पौधे और खिलौने उपलब्ध हैं। और किसी भी एक्वेरियम में पानी जो है वो 2/3 ही भरें, 1/3 भाग उसका खुला रखें, ताकि उससे हवा के आदान प्रदान में भी अच्छा होता है। और गर्मियों में तो हमें तापमान, वातावरण के अनुकूल जो पानी का तापक्रम रहता है उसको तो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन विंटर के सीजन में हमें तापक्रम को अनुकूलित करने के लिए हमें थर्मोमीटर का या रियोस्टेट की आवश्यकता पड़ती है। एक्वेरियम में भरा जाने वाला पानी क्लोरीन मुक्त होना चाहिए, इसलिए यदि नल का पानी हो तो उसे कम से कम 1 दिन संग्रह कर छोड़ देना चाहिए और फिर उस पानी को एक्वेरियम में भरना चाहिए। मछलियों का प्राकृतिक आहार प्लक्व है, परंतु एक्वेरियम में मुख्यतः कृत्रिम आहार का प्रयोग किया जाता है। बाजार में रंग बिरंगे आकर्षक पैकेटों में इनका आहार उपलब्ध है। आहार दिन में 2 बार निश्चित समय में 2% शरीर भार के अनुसार दिया जाना चाहिए। यह मात्रा जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। भोजन उतना ही देना चाहिए जितना मछलियाँ तुरंत खाकर खत्म कर दे। सप्ताह में 1 या 2 बार प्लक भी खिलाना चाहिए, इससे मछलियों की चमक बनी रहती है। खाना आप सुबह शाम दे सकते हैं, और अगर उसमें कोई रोग लगता है बीच बीच में आप 15 दिनों पे या महीने में एक बार मिथलिन ब्लू से पानी को 1% या 2% 2 ppm के साथ आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको मछलियों में कोई भी बाह्य परजीवी या कोई भी अन्य लक्षण नज़र आते हैं तो आप उसको 2 से 3 ppm पोटास में, क्योंकि एक्वेरियम मछलियों में अगर आप सामान्य रूप से अगर ध्यान देंगे तो रोग प्रबंधन करना बहुत ही आसान है। आप उनको आसानी से निकालें और स्नान बाथ की विधि से उसके रोग को प्रबंधित किया जा सकता है। एक्वेरियम में मछली पालन करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे थर्मोस्टेट द्वारा पानी का तापमान 34 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखें। एरेटर द्वारा वायु प्रवाह निरंतर करें। पानी साफ रखने के लिए फिल्टर का उपयोग करें। एक्वेरियम में उपस्थित अनावश्यक आहार उत्सर्जित पदार्थों को प्रतिदिन साइफन द्वारा बाहर निकाल दें। हर 15 दिन में एक बार आधा पानी निकालकर स्वच्छ पानी भरना चाहिए। यदि कोई मछली मर जाती है तो उसे तुरंत निकाल दें। नर मादा मछलियों को एक साथ रख सकते हैं, लेकिन अगर उनसे अगर बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को आप तुरंत ही अलग करें, नहीं तो मादा जो है बहुत सारी मछलियों की मादा जो है अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बच्चे को अलग सेग्रीगेट करके रख दें। और एरेशन जो है हमें हमेशा बनाए रखना है। सामान्यतः एक एरेटर काफ़ी होता है 3 बाई 2 फीट के एक्वेरियम के लिए। अगर इससे बड़ा एक्वेरियम है तो आप बड़े साइज का एरेटर ले सकते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि एक्वेरियम कीपिंग से जो है इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी हैं, जैसा कि अनिद्रा की शिकायत हो जिनको, या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, वो सब अगर मछलियों को अपने घर में रखते हैं तो वास्तु के दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इससे आपको एक सुकून और शांति का भी एहसास होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान मित्रों, फसलें चाहे कोई भी हो, उन्हें कीट और रोगों से मुक्त रखने के लिए अक्सर किसान रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वे विभिन्न छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ये छिड़काव यंत्र कई तरह के होते हैं, जिनका सही इस्तेमाल और दवाओं का छिड़काव करते समय सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए इनके सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मधुबनी के कृषि अभियंता योगेंद्र सोरेन से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीट प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और उसके पोषक तत्व जो हमारे पौधा को और जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं उसको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सा मशीन है जैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जैसे स्प्रेयर और डस्टर मशीन। आज बाजार में तमाम स्प्रेयर मशीनें उपलब्ध है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग छोटी फसलों पर इनका किया जाता है, जिनकी क्षमता 15 से 25 लीटर तक की होती है। अगर बहुत बड़े एरिया पर या बड़े फल वृक्षों पर दवाओं का छिड़काव करना है तो ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर मशीनों का प्रयोग होता है। स्प्रेयर मशीन में भी हमारे बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नैपसैक, हैंड स्प्रेयर, हैंड हेल्ड स्प्रेयर और पैडल ऑपरेटेड स्प्रेयर, जिसको हम लोग रोकर स्प्रेयर भी बोलते हैं, और उसको लोकल भाषा में गटोर भी बोलते हैं, और एक पावर स्प्रेयर जो कि हमारे कीट प्रबंधन के लिए एक ऐसी मशीन है जो कि केमिकल को, हमारे लिक्विड को, हमारे मतलब एक फुहारे की तरह जो केमिकल होते हैं हम पौधों को छिड़काव करते हैं। स्प्रेयर मशीनों का चुनाव आपको अपनी फसल के हिसाब से करना है। अगर 1 हेक्टेयर से कम की खेती है तो आप नैपसेक स्प्रेयर ले सकते हैं। ये मैनुअली और बैटरी चलित होता है। इससे एक दिन में 1 हेक्टेयर की फसल पर छिड़काव किया जा सकता है और एक आदमी बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। इसकी कीमत 2000 से लेकर 3000 रुपए तक है। कम एरिया वाले किसान राकर स्प्रेयर भी ले सकते हैं। इसे प्रयोग करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इससे एक दिन में 1.5 हेक्टेयर की फसल पर स्प्रे की जा सकती है। इसकी कीमत 4000 से लेकर 6000 रुपए तक होती है। अगला सबसे अधिक उपयोग होने वाला स्प्रेयर है पावर ऑपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर। ये 2 से 4 स्ट्रोक के इंजन से संचालित होता है, जो पेट्रोल से चलता है और एक दिन में 2 हेक्टेयर एरिया पर स्प्रे की जा सकती है। पावर स्प्रेयर कई तरह के आते हैं, आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इनकी कीमत 6000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक होती है। अगर बहुत बड़ा एरिया है या बड़े बड़े फल वृक्षों पर स्प्रे करनी है तो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत लाखों में होती है। स्प्रेयर के माध्यम से उसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी केमिकल हम लोग घोले रहते हैं उसको पौधों में किस तरह तरीके से अच्छे सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स में कैसे तोड़ करके एक यूनिफॉर्म, एक बराबर समुचित मात्रा में उसके ऊपर पड़े। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है कि उसकी प्रेशर कितनी, उसका स्टडी होनी चाहिए, कहने का मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रेयर की जो प्रेशर है कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। और जो उसमें जो केमिकल होते हैं उसमें अच्छी तरह घोले हुए होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि अच्छे से घोल नहीं होने की वजह से वो हमारे स्प्रेयर मशीन चौक हो जाते हैं। तो इस बिंदु को कुछ हम किसान बंधुओं को इस चीज में ध्यान रखने की जरूरत है। कृषि से जुड़ा कोई भी यंत्र आप लेना चाहते हैं तो एक बार कृषि विभाग में संपर्क जरूर कर लें। अन्य यंत्रों की तरह ही स्प्रेयर पर भी अनुदान लाभ मिल रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप कम कीमत में स्प्रेयर मशीनें ले सकते हैं। और जो दूसरी मशीन जो चलाए यंत्र पे जो अनुदान सरकार दे रही है वो है रोकर स्प्रेयर।
जो हम लोग उसको पाँव से हम लोग प्रेस करके हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं। उसमें पैडल ऑपरेटेड रहते हैं, उसमें डिलीवरी हॉज लगे रहते हैं जो कि एक पाइप के माध्यम से जनरली इस तरह के स्प्रेयर को हम लोग गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए हम लोग यूज में लाते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी जो इसकी रहती है केमिकल छिड़काव करने की, वो है 1.5 हेक्टेयर पर डे है। और जो हमारे पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर होते हैं, इंजन ऑपरेटेड, वो भी केमिकल छिड़काव करने में बहुत ही महत्व और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होते हैं वो 15 मीटर तक वो छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग इंजन 3 HP इंजन से भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक से भी हम लोग यूज करते हैं। और जो हमारे जो ट्रैक्टर जो लोग किसान बंधु रखे हुए हैं, वो भी इस पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर हैं वो अपने PTO के माध्यम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रैक्टर का जो है। अदरवाइज़ ये पावर टिलर से भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान छिड़काव करने की ये एक मशीन है जो कि किसान को आराम से वो कर सकते हैं। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव दल सागर जिला बक्सर के रमेश यादव ने। आपने फसलों में लाल मकड़ी कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं फसलों के हानिकारक बरूथी व माइट का आक्रमण और उसके निदान पर चर्चा करने के लिए। रेड स्पाइडर माइट, जितना माइट है उसमें से रेड स्पाइडर माइट का बहुत ही प्रमुख स्थान है, जो प्रायः ग्रीष्मकालीन जितने तरह के फसल हैं सबों पर इसका आक्रमण होता है। माइट जो है, रेड स्पाइडर माइट या माइट जिसको हिंदी में बरूथी कहते हैं, ये एक तरह का सूक्ष्म अष्टपदी प्राणी है जिसमें कोई पंख नहीं होता है, जिसमें कोई एंटीना नहीं होता है, इसमें 4 जोड़े पैर होते हैं और इसके कई प्रजातियां हैं। किसी भी फसल में कीट या रोग लगने के कई कारण होते हैं। अगर उन कारणों को जान लिया जाए और बचाव के जरूरी उपाय कर लिए जाएं, तो हो सकता है फसल में कोई रोग या कीट लगे ही नहीं और किसानों का होने वाला खर्च भी बच जाए और उपज भी अधिक मिले। अगर माइट के संदर्भ में बात करें तो यह कीट धूल वाली जगहों को अधिक पसंद करते हैं, यानी जिस भी फसल की पत्तियों पर धूल इकट्ठा होगा वहाँ इसके प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा फसल में कम नमी रहने पर, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होने पर भी इनका प्रकोप बढ़ता है। ये पत्तियों पर हजारों की संख्या में पड़े रहते हैं और इसका लक्षण क्या होता है कि जहाँ पर ये बरूथी का आक्रमण होगा उस पत्तियों के निचले सतह पर जाले बने होंगे और जाला और पत्ती के सतह के बीच में ये सैकड़ों की संख्या में भूरे भूरे लाल लाल अष्टपदी प्राणी होते हैं, जो कि पौधों के पत्तियों से, नरम कोमल डंठलों से, पुष्प कलियों से उनके रस को काफ़ी मात्रा में चूस डालते हैं, जिसके चलते फसल झुलसा सा प्रतीत होता है और पत्तियां समय ही सूख करके झड़ जाते हैं। अब पत्तियों के झड़ने के चलते फसल में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना चाहिए जिस मात्रा में, उस मात्रा से बहुत ही कम हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, जिसके चलते उसके फसल के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसके पुष्पन में, फलन में बहुत ही नुकसान होता है, जिसके चलते उपज में भी कमी आती है। तो जो इसकी बरूथी की जब इसका आक्रमण प्रायः पत्तियों के निचले सतह पर ज्यादा होता है। अगर यह कीट या कोई भी रोग कीट दिखे, तुरंत ही पहले समेकित तरीके अपनाएं। माइट की जहां तक बात है तो इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रभावित भाग को हटा दे। फसल में नमी नहीं रहे तो सिंचाई कर दे। संभव हो तो फसलों पर पानी का छिड़काव करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, या नीम तेल 5 मिलीलीटर
1 लीटर पानी घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन सभी उपायों के बावजूद भी अगर इन पर कंट्रोल नहीं हो रहा हो तभी रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। और इससे बचने के लिए एक उपाय और भी है, गैर रासायनिक विधि, कि इसमें आप अगात अगर बुआई करते हैं, अगर बुआई आप दिसंबर जनवरी में करते हैं सब्जी फसलों की, तो अगात फसल तैयार हो जाएगा, तो उसमें उस परिस्थिति में बरूथी का, माइट का आक्रमण कम होगा। और ये भी देखने को है कि किसान भाई सामान्य कीटनाशी के द्वारा इस माइट को, बरूथी को नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन सामान्य कीटनाशी से इसका निदान नहीं हो पाता। इसके लिए विशिष्ट रसायन आता है बाजार में, जिसको कैरिसाइड या बरूथीनाशक रसायन कहते हैं। जैसे पहला है ओमाइट या ओबेरॉन या स्पाइडोमेस्फेन या वेटेबल सल्फर। अगर ओमाइट का लेना है या ओबेरॉन का लेना है, इसका 2 ml 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाना है और इसके जली घोल का छिड़काव शाम की बेला में, गर्मियों में खड़ी फसल पर भरपूर ढंग से करना है। इसके अलावा वेटेबल सल्फर का 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाना है, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो भी लतर वाली फसलें हैं, जैसे कद्दू, खीरा, नेनुआ, झींगा, कोहड़ा, परवल, तरबूज, खरबूज, ये सब में वेटेबल सल्फर नहीं डालना है। उसमें या तो ओबेरॉन का जलीय घोल देना है या ओमाइट का जलीय घोल देना है। और रसायन का छिड़काव आप 10-15 दिन के अंतराल पर शाम की बेला में किया करें। इस तरह से आप अपने फसल को बरूथी से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।